वास्तु शब्द तो सुना होगा और आजकल तो उसका बहुत फैशन चल गया है। अगर सही तरीके से वास्तु से घर नहीं बनाया जाए तो बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है? लेकिन पुराने जमाने के बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें वास्तु का कोई प्रयोग नहीं किया गया और उन घरों में रहते हुए कई लोगों की मानसिक और जीवन शैली बिल्कुल सही चलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसी घर में रहते रहते हमको कई रोग होने लगते हैं, तकलीफ होने लगती है, हमारा पैसा आना बंद हो जाता है। तो फिर हमारा अचानक ध्यान आता है कि घर का वास्तु तो खराब नहीं है। हमारा ध्यान वास्तु पे कब जाता है? जब हमें अपने ही परिवार या अपने ही घर में रहते रहते कुछ पीड़ा महसूस होती हो, जब हमें लगता हो कि तरक्की नहीं हो रही, पढ़ाई करने वालों को लगता है कि हम गलत जोन में बैठे हैं इसलिए हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, या फिर धनोपार्जन करने वालों को लगता है कि हमारे परिवार में रोग शोक या धन का आना नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? तो वास्तुशास्त्री को दिखाते हैं। तो जैसे वास्तुशास्त्री को मकान दिखाने के बाद, मकान में कुछ दोष ठीक करने के बाद आप उसी मकान में रहते हैं और आपका जीवन और सहज और सरल हो जाता है। ठीक ऐसे ही वे सारे लोग इस दुनिया के, जैन हो या अजैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने तन का और मन का वास्तुशास्त्र थोड़ा सा ठीक कर लें। क्या जैन हो या अजैन हो, वो लेकिन अपने तन का और अपने मन का वास्तुशास्त्र ठीक कर लें, तो जो बच्चे, जिन बच्चों के माता पिता अभी इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारी बच्ची सीए कर रही है, हमारी बच्ची सीपीटी का एग्जाम दे रही है, हमारी बच्ची आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, आईएफसी में जाना चाहती है, आईआरएस बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, क्लैट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इन एग्जामों में आप जानते हैं कि आपका बच्चा आगे जा रहा है, तो माता पिता को भी चिंता होती है। माता पिता को लगता है ना कि सही तरीके से एक बार में निकल जाए तो कितना अच्छा रहे। तो आप क्या करते हैं? माता पिता की भगवान के मंदिरों में जाकर के शांति धारा करेंगे, महाराजों से आशीर्वाद दिलाएंगे और एक ही बात कहेंगे, महाराज आशीर्वाद दो, इसका ये एग्जाम निकल जाए। हम उससे कहते हैं, भाई तुम सीए कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो? वो कहता है, महाराज जी लास्ट पेपर बचा है, 8 साल हो गए, आज तक निकल नहीं पाया। नीट का एग्जाम 3 बार देने की कोशिश करी, 3 साल बर्बाद किए, निकल नहीं पाया। एमबीबीएस में सिलेक्शन करना चाहता हूं महाराज, आधे नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से रह जाता हूं। 99.91% आता है, उसके बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। दुनिया के तमाम घरों में रहने वाले जिन बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स वाले बच्चों को यह बात सुननी और जाननी बहुत जरूरी होगी कि उनके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अपना तन का और मन का वास्तु ठीक कर लें, और जैसे ही वो अपने तन का और मन का वास्तु ठीक करेंगे, मैं मानता हूं कि वो जिस एग्जाम को कभी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं, एक बार में क्रॉस नहीं हो जाए अगले 6 महीने के अंदर। 6 साल हो गई ना मेहनत करते करते, अब अगले 6 महीने हमारे हिसाब से अगर ऐसे बच्चे जी लेंगे, मैं निश्चित कहता हूं कि उनका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस हो जाएगा। क्या है महाराज उस संधि काल की, उस ब्रह्म मुहूर्त की कीमत, और तन का और मन का वास्तु क्या है? इसके लिए बड़े बड़े गुरुओं ने खूब सारे व्याख्यान किए। मैंने पहले भी कहा ना कि कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके जीवन में पुण्य और पुरुषार्थ एक जैसी गति से बह रहा होगा, उनको इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके पुण्य में रोड़ा लगा हुआ है, जो पुरुषार्थ करने के बाद भी अपने 100% परिणाम को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उन लोगों को अपने तन का और मन का वास्तु ठीक करना होगा। तो तन के वास्तु ठीक करने के लिए आपको एक बात जाननी होगी कि तन का वास्तु संधि काल में कैसे बिगड़ जाता है, और तन के वास्तु के कारण मन का वास्तु कितना प्रभावित होता है। तन का वास्तु क्या है महाराज? अब देखिए संधि काल चल रहा है, यहां पे शब्द है ना, लो यह संधि काल है ना, तन का सोच लो, अमिया नींबू बाणिया, बाणिया गलमसके रस दे। थोड़ा सा शब्द का गला मसकने का प्रयास कर रहा हूं, आपको जरूर बहुत अच्छी चीज मिलेगी। ये जो संधि काल है, इसमें सबसे पहले आप तन के वास्तु को ठीक करिए। तन का वास्तु क्या होता है महाराज? होता कुछ ऐसा है कि देखिए, जैसे अभी ये शरद ऋतु चल रही है ना, 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय। तो तन का वास्तु कैसे बिगड़ता और तन के कारण मन का वास्तु कैसे बिगड़ता, बात आपको दिखाना चाहता हूं कि 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय है। इस समय में, इससे पहले अभी क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर
वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें होती हैं। और इन वात, पित्त, कफ का प्रकोप, संचय और प्रशम काल चलता है। कभी किसी चीज का प्रकोप होता है, कभी किसी चीज का संचय हो रहा होता है, और कभी किसी चीज का प्रशम काल चल रहा होता है। तो ये 15 सितंबर से 15 नवंबर तक का जो समय है, यह पूरे साल का सबसे खतरनाक समय माना जाता है। होता ऐसा है कि बारिश, गर्मी पहले पड़ी थी, गर्मी के बाद अचानक बारिश आ गई। बारिश आने पर आपके अंदर की प्रकृतियों में से आपका वात बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है, प्रकोप वात का बढ़ जाता है शरीर के अंदर। तो जब शरीर के अंदर वात का प्रकोप बढ़ जाता है, तो वात के प्रकोप को शांत करने के लिए तेल की, अभ्यंग की आवश्यकता पड़ती है कि भोजन इत्यादि पदार्थों में भी तेल का प्रयोग हो और शरीर पर तेल का मर्दन भी हो, बाहर से उसको लगाना भी पड़े, है ना। इससे वात का प्रकोपन शांत होता है। और ये जब बारिश चलती रहती है और वात प्रकोपित होता रहता है, उसी समय उसी वात के पीछे 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 निरंतर उस पित्त का बहुत ज्यादा संचय होता रहता है। प्रकोपन में वात है और संचय काल पित्त का चल रहा है। और पित्त के संचय काल में जैसे ही ये बारिश जाती है और थोड़ी सी गर्मी पड़ना शुरू होती है, जिसको आप कुमार की गर्मी कहते हैं, और पूज्य गुरुदेव इसके बारे में कहते हैं कि कुआर मास के 2 पखवाड़े जतन जतन से काटो प्यारे। बहुत बुद्धि और सजगता पूर्वक कुआर के महीने में जीना चाहिए। हम लोगों को गुरुदेव ने 20 सालों तक यही बात बार बार सिखाते रहे। तो ये जो वात का प्रकोपन था और उस वात के पीछे पीछे शरीर में पित्त का संचय हो रहा था, और जैसे ही वो पानी गया और कुआर की तेज गर्मी पड़ी, तो वात अपना स्थान हटा करके पित्त संचित, पित्त प्रकोपित हो जाता है। और जैसे ही पित्त का प्रकोपन हुआ, तो वो पित्त के प्रकोपन में जब आप बारिश में थे, तो वात को शांत करने के लिए और अपने शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए आप बेसन का प्रयोग करते थे। बारिश के दिनों में बेसन का लपटा खाते हैं, या फिर बेसन के सेव वगैरह खाते हैं, भजिया खाते हैं, बहुत सारी मंगोड़ियां इत्यादि जो भी बेसन के आइटम ये सब खाते थे। ये वात के प्रकोप के कारण खाते थे, खाना पड़ता था। तेल के भजिया खाते थे, क्यों अंदर जाता था तो वो उसको शांत करता था। अब वो वात चला गया, लेकिन वो बात आपके दिमाग में बैठी रही कि बिना नाश्ते के, बिना स्नैक्स के तो बनता नहीं है। तो नाश्ता आपका स्पाइसी छूटा नहीं, लेकिन प्रकृति बदल गई। तन के वास्तु को सुधारने का तरीका बता रहा हूं। जैसे प्रकृति बदली और जब पित्त प्रकृति प्रकोपित हुई, जैसे ही पित्त आपका प्रकोपित हुआ, लेकिन आपने अपनी भोजन शैली में बदलाव नहीं लाए। आपको अभी भी स्पाइसी सेव चाहिए है, अचार चाहिए है, आपको बहुत सारी खट्टी चीजें चाहिए हैं, आपको लेमन जूस पीना है, या फिर आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्म पदार्थों को खाना है। तो वैसे ही आपके इस गर्मी के कारण आपके अंदर का जो प्रकोपित पित्त था वो प्रकोपित हुआ, और उस प्रकोपित पित्त में आपने मान लीजिए इसी कुआर के महीने में सबसे ज्यादा खट्टा खाया। सबसे ज्यादा बीमारियां इस कुआर के महीने में अचार खाने से होती हैं, जो जितने भी अचार हैं। लेकिन चूंकि अभी बारिश के समय में आपको बहुत स्पाइसी, बहुत मिर्ची वाला सेव खाने की आदत थी। वो बारिश में सेव क्यों खाया जाता है कि एंटीबायोटिक होता है सेव। जितने भी पानी के इंफेक्शंस होते हैं, तो चना दाल का जो बेसन होता है वो इंफेक्शन को खत्म करता रहता है। तो बारिश में खाना ठीक था, लेकिन जैसे ही कुआर लग गया, ये गर्मी बढ़ गई और आपके पित्त का प्रकोपन हुआ और आपने स्पाइसी खाया, तो वो पित्त प्रकोपित होकर के रक्त में के प्रवाह के साथ मिलकर के रक्त में चला जाता है। और जैसे ही पित्त रक्त में जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी पे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। लाल लाल चित्ते पड़ने डालते हैं, अल्टेकेरिया होने लगता है, निशान धब्बे पड़ने लगते हैं। और यही पित्त कुछ ज्यादा प्रकोपित हो जाए, तो आपके शरीर के ऊपर फोड़े फुंसियां होते हैं, वो जैसे ही फूटते हैं तो वहां पर व्हाइट स्पॉट हो जाता है। कितना खतरनाक है कुआर का महीना, आप देखिए। ये 15 नवंबर तक। क्यों? क्योंकि जब तक आपके तन का वास्तु ठीक नहीं होगा, आपके मन का वास्तु ठीक नहीं हो सकता। और जब तक आपके तन का और मन का वास्तु ठीक नहीं होगा, तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते, संधि काल और ब्रह्म मुहूर्त को जान नहीं सकते। तो जैसे ही वो पित्त रक्त में जाकर के रक्त को प्रकोपित और दूषित कर देता है, अब 2 परिस्थितियां बनती हैं। एक तो पित्त रक्त में मिल गया और यहां पर पित्त पेट में भी है, तो पित्त का प्रकोपन चल रहा है, और उसके ऊपर आप खा रहे हैं पानी की फुल्की का पानी पी रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, चाट का खा रहे हैं, या फिर पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, कुछ भी स्पाइसी गरम खा रहे हैं आप। इस गरम ने आपके रक्त में दोष पैदा किए, इसी गरम ने आपके शरीर के अंदर दोष पैदा किए, और इसका सबसे बड़ा परिणाम आपको पता क्या होता है कि व्हाइट स्पॉट जैसे होते हैं,
इसी समय वो फुड़ियां होती हैं शरीर में, छोटी 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 मर्म स्थानों पर खूब सारी फुड़ियां होती रहती हैं इस कुआर के महीने में। सबसे ज्यादा एलर्जिक सीजन है। डेंगू, मलेरिया इत्यादि होने का ये कारण सिर्फ यही है कि आपका रक्त दूषित हो रहा है। कहीं भी आप हाथ लगाते रहते हैं, बार बार खुजाते रहते हैं, खुजली चल रही, लेकिन विवेक काम नहीं करता कि रक्त दूषित हो गया है पित्त के कारण। और पित्त से प्रकृति रक्त दूषित होने के कारण यहां पित्त की प्रकृति होने के साथ साथ जब आप स्पाइसी अचार खाते हैं, खट्टा खाते हैं, बहुत ज्यादा और भी तेल वाले पदार्थ खाते हैं, उसका प्रकोपन और बढ़ता है। और उसका प्रकोपन और बढ़ने पर आपके फेस पे दो तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसी सीजन में सबसे ज्यादा चश्मे चढ़ते हैं लोगों को, आंख खराब होती है। और इसी सीजन में पित्त के प्रकोपन के कारण जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना बंधुओं, उनके इसी उम्र में अभी से बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल छोटी उम्र में बहुत हाइपर स्पीड में सफेद हो रहे हैं तो आपको यह समझना है कि आपकी पित्त प्रकृति भी है और आपका रक्त भी दूषित हो गया है। तो इसके लिए कुछ उपाय ढूंढिए, कुछ ऐसा करिए कि आपके तन का वास्तु बिल्कुल सही हो जाए। और जैसे ही आपके तन का वास्तु सही होगा और आप अपने मन के वास्तु की ओर देखेंगे और इस संधि काल आपका यह लौकिक जीवन सुधार देगा। अब जैसे ही पित्त प्रकोपित है, आप बाहर का स्पाइसी खाते हैं, चाट ठेलों का खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, इससे होता क्या है कि आपके शरीर के अंदर रोज एक एक रोग बढ़ता चला जाता है। कभी एक्जिमा हो जाएगा, कभी व्हाइट स्पॉट हो जाएंगे, कभी बाल सफेद होने लगेंगे, एलर्जिक हो जाएंगी, आपको बुखार आने लगेगा। इन सब चीजों को संभालने का यही संधि काल है जो तन के वास्तु को ठीक करता है। जो रोगी होते हैं उन रोगियों के लिए इसी संधि काल में ये जो समय चल रहा है, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनको श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, इन सब लोगों के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि लो यह संधि काल है ना, महक उठी है सुगंधी, छोर छोर तक चारों ओर। अब ऐसे रोगियों को, एक्जिमा पेशेंट्स को, ऐसे ज्यादा बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन वाले लोगों को जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, उनको संधि काल में इसी ऋतु में सुबह सुबह उठा करके बिठा दो और सुबह सुबह की हवा उनके शरीर पर लगने दो। इस संधि काल की हवा लगने से क्या होता है महाराज? अभी आपके पैर बहुत जलते होंगे, आपने महसूस किया शरीर में जलन होती है, बहुत ज्यादा पैर जलते हैं, बहुत ज्यादा दर्द करता है। कई बार बैठे बैठे पूरे शरीर की नसों में ऐसी छिलकन होती है, ऐसा लगता है कैसे छिलक रहा है। ये सब रक्त के प्रकोपित पित्त का और पेट में पड़े पित्त का कमाल है। और ये कमाल आपके घरों के अंदर आपके छोटे छोटे बच्चों को जानकारी नहीं होने के कारण पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। अभी से आप सोचते हैं मेरे बच्चे के बाल अभी से सफेद होने लगे, कितना टेंशन है इसको। जबकि आपने देखा नहीं कि हमारे भोजन शैली में अगर मां को पता होता, मां को इस बात की जानकारी होती घर की गृहिणी को कि अभी कौन सा सीजन है, क्या खिलाना है, तो एक भी बच्चा बीमार नहीं होता। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज कहते, रोग की औषधि औषधालय में नहीं भोजनालय में खोजिए। कि गृहिणी को, घर की मां बहनों को अगर इस मौसम की संधि काल की जानकारी हो तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का जिससे वह अत्यधिक प्रेम, CACS, CFA, IS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनकी डाइट क्या हो और उनको इस सीजन में क्या दिया जाना चाहिए कि जिससे वो सही तरीके का भोजन करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। तो भोजन एक व्यवस्था है। यहां पर आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी बात कही, कसाय तिक्त मधुरः पित्तम अन्ने तु कुर्वन्ते, कि 6 प्रकार के रस हैं, उसमें से कसैला रस है, मतलब इसी मौसम में आंवला खाया जाता है। आंवले का मुरब्बा ले लिया, आंवला ले लिया या फिर हरड़ ले ली, ये कसाय हो गया। थोड़ा सा तिक्त ले लिया, 2, 4, 5 पत्तियां सुबह सुबह नीम की चबा ली, हफ्ते में 1 बार या 2 बार। और फिर मधुर, उस पित्त की शांति के लिए घी चाहिए। और आप बाजार के तेल का बना खाते हैं, बाजार में डालडा घी मिलता है क्या? तेल का बनाते हैं ना वो लोग, सोयाबीन तेल का, वही खाते हैं आप। बाजार के जितने भी स्पाइस खाएंगे, जितने भी आप आइटम खाएंगे, सब तेल के तो बकरे हैं। और इसी सीजन में जिसको नाकोड़ा के चिप्स खाने की आदत है, कुछ और चीज खाने की आदत है, नमकीन खाने की आदत है, बाजार के सेब खाने की आदत है, उनके शरीर में धीरे धीरे करके बीमारियां बढ़ती जाती हैं और वो खुद महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में छोटे छोटे सफेद सफेद दाग दिखने लगे। छोटे छोटे सफेद सफेद दाग आप देखिएगा आपके हाथ में, पैर में आपको दिख रहे होंगे। आप खुद सोचते हैं कि पहले नहीं था, अभी कैसे आ गया। चिंता होती है आपको अपने शरीर की, लेकिन आपको विवेक नहीं होने के कारण या जानकारी नहीं होने के कारण हम वही करते रहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आचार्य कहते हैं स्तन का वास्तु अगर सुधारना है, जैसे घर का वास्तु सुधार लिया, अब घर में रहने वाले व्यक्ति का अगर वास्तु सुधारना है तो उसको संधि काल की जानकारी होना चाहिए। और जैसे ही उसको संधि काल की जानकारी होगी, मां बहनों को होगी, तो निश्चित रूप से घर की भोजन पद्धतियों में थोड़ा सा बदलाव करके हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु थोड़ी और लंबी और बड़ी कर लेंगे। आप चाहते हैं क्या कि आपका पति जल्दी चला जाए, पुत्र जल्दी चला जाए? कोई चाहता है ऐसा? कौन चाहता है महाराज? लेकिन पुत्र को टोकते नहीं है। अभी आचार 2
2 महीने के लिए तो अचार का डिब्बा उठा करके किनारे, स्पाइस किनारे, गर्मी चीजें जितने भी गर्म करने वाली पदार्थ हैं वो सब किनारे कर दो। क्या लेना है? तो आचार्य यहां भगवंत कहते हैं इसी मौसम में, इस संधि काल में अपने तन के वास्तु को सुधारने के लिए सबसे पहले आप कसाय रस का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करो, आंवले का मुरब्बा ले लो या फिर हरड़ ले लो, कसाय मिल गया, थोड़ा बहुत तिक्त ले लो, नीम ले लो या करेला ले लो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, क्योंकि कुंवार की गर्मी है। हाँ, महर्षि कह रहे हैं करेला नहीं, लेकिन आयुर्वेद कहीं कहीं करेला को रख देता है। नीम की 2-4 पत्तियां खाने से और ये व्यवस्थित हो गया। और फिर मधुर ले लो। तो पित्त के प्रशमन करने के लिए शुद्ध घी आवश्यक है। घी घर में मिलता है, बाजार के ठेलों में तो मिलता नहीं है। कुंवार करेला नहीं खाना चाहिए, यह बात तो प्रसिद्ध है। हाँ, और मीठा ले लिया, दूध ले लिया। तो इसी कुंवार के महीने में आदमी क्या करता है? दही खाता है। दही की उष्ण प्रकृति है, उसको खाता है, उसका पित्त और प्रकोपित होता है और उसको तरह तरह नाना प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि कसाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्ने तो कुर्वन्ते, कि कसाय से, तिक्त से और मधुर से ये पित्त शमित हो जाता है। ये संधि काल की जानकारी आपको 15 नवंबर तक चलेगी। आपके 15 गुड़ लेना चाहिए। हाँ, महर्षि कह रहे मीठा में आप गुड़ ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, हल्का सुपाच्य ज्वार ले सकते हैं, ताजा गर्म भोजन लेना चाहिए। क्यों? संधि काल है।